हमारे बीच जो चार हमारे देश के बहादुर माउंटेनियर में मौजूद हैं, उनके बारे में बताना चाहूँ। डेंजरस एडवेंचरस underway this course longest world tour by on-foot journey, पर्वतारोही and Guinness Book लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर टीम के 20 सदस्यीय दल के श्री जितेंद्र प्रताप अब तक विश्व के 11 देशों में 4,32,000 किलोमीटर की विश्व पद यात्रा पूरी की जा चुकी है। श्री प्रमोद जी का स्वागत अभिनंदन है। ईशु विश्व शांति पद यात्रा द्वारा वर्ष 2018 में विश्व यात्रा के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान से सुने, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस विश्व शांति विश्व पद यात्रा के दौरान अब तक इनके द्वारा 14 करोड़ 50 लाख पौधों का वृक्षारोपण भी कराया जा चुका है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इनकी टीम के द्वारा समस्त प्रदेशों की विश्व शांति विश्व पद यात्रा करते हुए देवभूमि उत्तराखंड के समस्त 13 जनपदों की विश्व पद यात्रा शासन प्रशासन द्वारा संपन्न करते हुए राजस्थान के संपूर्ण 33 जनपदों की यात्रा करके उत्तर प्रदेश की पौराणिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पावन पवित्र भूमि के 75 जनपदों की यात्रा पूरी करेंगे। मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा मैं श्री अनुराग वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी श्री महेंद्र प्रताप जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। श्री प्रमोद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो श्री गोविंदानंद जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। श्री प्रवीण कुमार शर्मा जी, श्री निश्चल मौर्य जी को माला पहनाकर स्वागत करें और अभिनंदन करें। बुलाना चाहूंगा कुमारी इरम को कि कुमारी इरम आए और अपना संदेश हम सबको दें। कुमारी इरम, बेटा हमारा कॉलेज जो है वो अनुशासन के लिए जाना जाता है। आप जरा बिल्कुल चुप होकर बिल्कुल शांति बनाए रखें और बात को सुनें। इरम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम इरम है और मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ और मेरे कक्षा अध्यापक का नाम श्री विजय कुमार मित्तल जी है। आज मैं आप सबके सामने यहाँ आपके कक्षा अध्यापक के रूप में सड़क सुरक्षा पर भाषण देने के लिए खड़ी हूँ। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं जो सड़क पर चलते समय सुरक्षा नियमों को नहीं जानते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, सॉरी से ज्यादा अच्छा सुरक्षित रहना है। हालांकि हम सब इस चीज को भूल जाते हैं और कई बार लापरवाह हो जाते हैं, जिससे हम अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। क्या हम उन लोगों की खबरें नहीं सुनते हैं जो सड़क पर आपसी मुठभेड़ या सड़क दुर्घटनाओं को शिकार हो जाते हैं? दुर्भाग्यवश कुछ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और कुछ को गंभीर चोटें भी आती हैं, जिसका बोझ उन्हें जीवन भर उठाना पड़ता है। वाहन दुर्घटनाएं हमारे देश में मृत्यु दर में वृद्धि के पीछे एक बड़ा कारण बन गई है और ये भी तब हो रहा है जब
बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। हमेशा सड़क पर चलने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी उपयोग करें और अपनी आंखों और कानों को खोलें ताकि चारों ओर से आती आवाज सुन सकें। यदि आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं तो और भी ज्यादा ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आपकी साइकिल में रोशनी का यंत्र हो और उसके ब्रेक अच्छी स्थिति में काम कर रहे हो। दूसरा, वह सड़क पर साइकिल चलाने से बचें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की कोशिश करें। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन निवारक उपायों के जरिए हम सड़क दुर्घटनाओं के घातक मामलों से बचने में सक्षम होंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से सड़क पर सतर्क रहने और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करके इस खतरे से जरूर बच सकते हैं। छात्रों, हमेशा याद रखें कि जीवन में रिसेंट बटन नहीं होता, इसीलिए कभी भी लापरवाही नहीं करें। आशा है कि आप सभी मेरे शब्दों को याद रखेंगे और दूसरों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले अपने देश के महान प्राकृतिक धम ध्वज को पंचांग प्रणाम करते हुए वह भारत देश में समय समय पर जन्मे समर्थ संतों महापुरुषों गुरुओं को श्रद्धा के समर्पित करते हुए और मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मैं सभी सभा में उपस्थित समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम और आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। मैं राजन बोध आप सभी को सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे विचारों को शांतिपूर्वक सुनेंगे। एक कविता के माध्यम से अपनी बात को शुरू करूंगा, कृपया से भी शांतिपूर्वक सुने। कि सुन लो कहने आया हूँ मैं सड़क सुरक्षा की बातें, कि सुन लो कहने आया हूँ मैं सड़क सुरक्षा की बातें, और सरकार ये सब गड्ढे भर दो आने वाली है बरसातें, सरकार ये सब गड्ढे भर दो आने वाली है बरसातें। अरे बरसातों से पहले नालों की भी साफ सफाई हो, कि बरसातों से पहले नालों की भी साफ सफाई हो, और बातें काम की कहता हूँ मैं, सुन लो छात्र छात्राएं हो, बातें काम की कहता हूँ मैं, सुन लो छात्र छात्राएं हो। अरे गाड़ी में बैठे तो पहले बेल्ट बांध लेना, कि गाड़ी में बैठे तो पहले बेल्ट बांध लेना, और जिधर भी चाहे मुड़ जाना पर पहले डी पर दे देना, पर पहले डी पर दे देना। अरे हेलमेट की महिमा न्यारी तुमको आज सुनाता हूँ, कि हेलमेट की महिमा न्यारी तुमको आज सुनाता हूँ, और जीवन के रक्षण का तुमको मूल मंत्र समझाता हूँ। अरे भीषण दुर्घटना होने पर यही प्राण बचाता है, कि भीषण दुर्घटना होने पर यही प्राण बचाता है, और हम सबके परिवारों का कवचधार बन जाता है, और हम सबके परिवारों का कवचधार बन जाता है। इसको पहन के चलना भाई दिन हो चाहे होगा दे। इस जनपद के DIOS महोदय श्री धर्मेंद्र शर्मा जी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार ताली की महिमा न्यारी तुमको आज सुनाता हूँ, और जीवन के रक्षण का तुमको मूल मंत्र समझाता हूँ। अरे भीषण दुर्घटना होने पर यही प्राण बचाता है, और हम सबके परिवारों का कवचधार बन जाता है, और हम सबके परिवारों का कवचधार बन जाता है। अरे इसे पहन के चलना भाई दिन हो जाए हो राते, कि इसको पहन के चलना भाई दिन हो जाए हो राते, और सुन लो कहने आया हूँ मैं सड़क सुरक्षा की बातें, सुन लो कहने आया हूँ मैं सड़क सुरक्षा की बातें। अरे एक ही जितनी मौतें जिस दिन सड़कों पर होती है, जाने कितनी माता बहने बिलक कर होती है, और सरकारों के हम सब अपराधी हैं, और सच बोलो रेस ड्राइविंग करने के हम जिम्मेवारी है, सच बोलो रेस ड्राइविंग करने के हम जिम्मेवारी है। अरे सड़कें सबकी होती है, सच तो हम सब जानते हैं, कि सड़कें सबकी होती है, सच तो हम सब जानते हैं। लगने लग जाते हैं सड़कों पर एक दूसरे से, कि सड़कें सबकी होती है, सच तो हम सब जानते हैं, लेकिन सड़कों पे लगने से मान पड़ेगा नुकसान नहीं, कि रूल तोड़ने से बढ़ती अपनी शान नहीं, और एक खेत के फूल से भी हम है कोई भगवान नहीं, एक खेत के फूल से भी हम है कोई भगवान नहीं। और नियमों को तोड़ने से लोग कतराते हैं, और सुन लो कहने आया हूं मैं सड़क सुरक्षा की बातें, सरकारें सब गड्ढे भर दो आने वाली है बरसातें। हमारा जीवन हमारे हाथों में है। सड़क का उपयोग करते समय हमें उससे संबंधित सभी नियमों कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, चाहे पैदल चलने वाला यात्री हो, चाहे वाहन चालक। सड़क से संबंधित नियम सभी के लिए बेहद जरूरी है, ताकि आकस्मिक दुर्घटनाओं में कमी आ सके। कल मैंने एक छात्र को देखा जो सड़क पर बेतहाशा गाड़ी चलाए जा रहा था,
और मैं ये मानता हूँ जो भी व्यक्ति सड़क का इस्तेमाल कर रहा होगा वह स्थिति उसके लिए बहुत ही गंभीर हो सकती थी। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यह हमारे देश के नियमों की अवज्ञा है। कई अन्य मामलों में मैंने उन छात्रों को भी देखा जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और फिर भी वे सड़कों पर बेतहाशा गाड़ी भगाए जा रहे थे। यह बहुत ही खतरनाक है हमारे देश के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि यह हमारे देश के संविधान का उल्लंघन है। हम सबको सड़क के संबंधी सभी नियमों, कानूनों, आदेशों, निर्देशों, चिन्हों और रंगों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। यदि आप 2 पहिया वाहनों पर हो तो हेलमेट जरूर लगाएं और जूते जरूर पहने। नियमित रूप से गति सीमा का भी ध्यान रखें। और यदि आप 4 पहिया वाहन पर हो तो सीट बेल्ट लगाना बहुत महत्वपूर्ण है और गति सीमा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। और यदि आंकड़ों की बात करें तो भारत देश में 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1,55,622 लोगों की मौतें सड़क दुर्घटना में हो गई है। और यदि पूरे विश्व का मुकाबला करें भारत में 10% मौतें सड़क दुर्घटना में होती है। और ये आंकड़े भी उन दुर्घटनाओं के जिनके बारे में रिकॉर्ड रहता है, जब कई ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिनके बारे में लोग पता भी नहीं चलता। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है कि लोगों को पता तक नहीं चलता। यदि सही आंकड़े देखे गए तो इससे भी बेहद गंभीर होंगे। तो हम सभी को इससे संबंधित सभी नियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करना चाहिए, सभी रंगों का पालन करना चाहिए। यदि लाल बत्ती हो तो हमें तुरंत रुक जाना चाहिए और यदि पीली बत्ती हो तो हमें चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और यदि हरी बत्ती हो तो हमें तुरंत चल देना चाहिए। इसी प्रकार से समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आप सभी से कुछ बहुमूल्य कार्य करवाना चाहूंगा जिसमें आप सभी मेरा सहयोग करेंगे कि सुरक्षित होकर पाए कीजिए। धन्यवाद। हमारे रेस्पेक्टेड रेंजर एडवेंचरर्स, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे जनपद में पधारे हैं। प्यारे बच्चों, लाइनें बहुत सूटेबल है यहाँ पर। लहरों से डरकर नौका, बहुत बड़ी बात है भाई। लहरों से डरकर, लहरें जब आती हैं चाहे वो समुद्र में आ रही हो या नदी में या जीवन में, तो लहरों से डरकर आगे जोर से बोलिए, दोबारा बोलिए। बड़े वर्ड्स हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो 4 महानुभाव बैठे हुए हैं हमारे समक्ष, ये तो वास्तव में इनको नमन करता हूं मैं। एक ऐसे पवित्र उद्देश्य के साथ में, सामाजिक उद्देश्य के साथ में, और ये युवा पीढ़ी है हमारी, ये युवा बैठे हुए हैं, युवा पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जनपद में अभिनंदन करता हूँ। आपके बारे में मैं सामान्य तौर पर 2 बात बताऊंगा कि आप एडवेंचरर्स हैं, यानी साहस इनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। और जो एडवेंचरर्स होता है, एडवेंचर जो करता है वो निडर होता है। तो आप निडर भी हैं, साहसी भी हैं। और अगर ये 2 गुण किसी के अंदर हैं तो कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई बाधा ऐसी नहीं है हमें अपने लक्ष्य से रोक दे। बढ़ने से पहले ही हमारे कदम पीछे होने लगते हैं, हिम्मत काम नहीं करती, डर लगता है। तो ऐसी प्रतिमूर्ति को पुनः नमन मेरा। अभी डिटेल में अपना परिचय आप लोग सब देंगे। मैं केवल वेलकम कर रहा हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो पवित्र उद्देश्य हैं आपके, बड़े सामाजिक पवित्र उद्देश्य हैं, इनकी अवेयरनेस जो चाह रहे हैं वो ये है सड़क सुरक्षा। आप लगातार सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आए दिन हमारी सड़क के जो नियम हैं, वाहन चलाने के जो नियम हैं, उनके पालन न करने से कितने सारे जिंदगियां
असमय कवलित हो जाती हैं। उस अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं आप लोग। दूसरा, वृक्षारोपण। जब सांस ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? उस सांस को बचाने के लिए वृक्षों को लगाना, पल्लवित पोषित करना। अभी माह भी चल रहा है और आप लोग कर भी रहे थे। अभी मैं उस दिन आया भी था तो आपने वृक्षारोपण यहाँ मेरे साथ भी किया था। तो वृक्षों को लगाना, वो कहीं लगे, और लगाने के बाद फिर उसको पल्लवित पोषित करना। आज जितनी हरी भरी धरती दिख रही है वो हमारे पूर्वजों ने ही तो किया होगा। अगर वो सोचते कि मेरी क्या ड्यूटी है, मेरी क्या जरूरत है, तो शायद हो सकता है कि हम ऐसी धरा न मिली होती। पल्लवित पोषित करना और हिम्मत से, साहस से अपने लक्ष्यों को पा लेना। आप लोग माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को भी पहुंच चुके हैं। कई देशों की यात्राएं की हैं। अभी आपको अपने अनुभव शेयर करेंगे, डिटेल में शेयर करेंगे। आज ये बहुत सौभाग्य है आप लोगों का, ऐसी महान विभूतियों से आपको मिलने का मौका मिला है। कुछ आप भी अपने मन में, विचार में ठानिए, हम भी कुछ करेंगे अपने लिए, कुछ समाज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी को, DIO साहब को, सभी बैठे इस गुरुकुल के अध्यापक गणों को और प्रिंसिपल साहब को, और हमारे साथ पूरे कल दिन से लगे हुए आपका धन्यवाद हमारी पूरी टीम की ओर से। और यहाँ बाहुबली के रूप में ये जो रो बैठी है आप सब लोगों का, और 9 देवियों का जो उस तरफ बैठी हैं उन सभी लोगों का। प्यारे दोस्तों, भाइयों, ये प्रदेश हमारा है और हम इस प्रदेश के निवासी हैं। गर्व है कि हम इसी प्रदेश में पैदा हुए। गर्व इस बात का भी है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमने 11 देशों की पैदल यात्राएं की। जो आनंद हमें वहां आता था उससे कहीं लाख गुना आनंद हमें अपनी धरा पर आता है, अपनी मातृभूमि पर आता है। ये सौभाग्य है हमारा, हमारी पूरी टीम का, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का दौरा सौंपा है और हम अभी 18वें जनपद मुजफ्फरनगर में आप लोगों के बीच आए हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप लोगों के मध्य आकर के संवाद करके, बातचीत करके उस सेंसिटिव मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते हैं जो समाज के लिए बहुत ज्यादा हितकर है। ये शो आउट करते हैं हमारी विचारधारा को, हमारे रहन सहन को और हमारे प्रदेश को। किसी भी राज्य की पहचान वहां के निवासियों से होती है। आई एम करेक्ट? होती है कि नहीं? इस जनपद की पहचान आप लोगों से है और इस जनपद की पहचान भी आप लोग बनिए, उसमें भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। 2018 में जब हम लोग माउंट एवरेस्ट गए तो कोई इसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग नहीं थी। जब हम लोग जा रहे थे नेपाल की यात्रा की ओर तो ये मन में ख्याल आया कि हम जब नेपाल जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम माउंट एवरेस्ट भी अचीव करने का पूरा प्रयास करेंगे। निम यही उत्तराखंड में एक इंस्टीट्यूट है, विजेंद्री पाल मैम वहाँ से ही आई हैं। हमारे आर्मी के बहुत सारे जवान और उनके बेस्ट कमांडर वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। ये सौभाग्य जब हमें प्राप्त हुआ तो हम लोग वापस आए वहाँ उस इंस्टीट्यूट में। लगभग 15 दिन का हम लोगों ने ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर नेपाल गए
और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक की जो दूरी है, राजधानी जो वहाँ की है नेपाल की काठमांडू, वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। आप बाय चॉपर भी जा सकते हैं, क्योंकि प्लेन वहाँ चलता नहीं है और चॉपर के लिए भी बहुत सीमित जगह होती है। 6 या 4 पैसेंजर उसमें जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं जाते हैं। तो वो आपको वहाँ पर छोड़ देता है। उसके बाद फिर आपका सारा ट्रैक यानी कि जो मार्ग है वो पैदल ही होता है। फिर आप अपना प्लान बनाते हैं और उस पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। एक स्पेशल किट की आवश्यकता पड़ती है। आपके शूज ये नॉर्मल शूज नहीं होंगे, आपकी पूरी जो ड्रेस है, गेटअप है, वो नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने वाली है। 8,848 मीटर ऐसे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की आप चढ़ाई करने जा रहे हैं। टेम्परेचर जितना आपने अभी सहा है या महसूस किया है या देखा है या पढ़ा है, वो वहाँ सबसे विपरीत स्थिति मौजूद वहाँ पर है। वहाँ जब आप जाते हैं तो अभी तक की जितनी भी आपके पास ट्रेनिंग है वो सब भूल जाते हैं। कुछ टेक्निक आपको इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है, वो भी वहाँ कई बार काम नहीं आती है। जैसे भी सर ने बताया कि साहस बहुत आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, और वो साहस आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। निडरता एक ऐसा हथियार होता है, अगर उसको हम अपना सहारा बनाएं तो हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं और उस मंजिल के करीब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही कमोवेश स्थिति होती है माउंट एवरेस्ट की, कि हम वहां पर किलोमीटर से उसको नहीं आंकते हैं, कदम से आंकते हैं, फुट से आंकते हैं। जो हम कदम बढ़ाते हैं वही हमारा एक सबसे बड़ा साधन बनता है, जरिया बनता है कि कदम हमको कैसे रखने हैं, कैसे हम अपने कदम की चेंजिंग पोजीशन कर रहे हैं। लगातार वहां पर बेस कैंप 1 से लेके बेस कैंप 4 तक आपको 4 कैंप करने पड़ते हैं। किसी भी दशा में अगर मौसम खराब होता है तो फिर आपको रिटर्न आना पड़ता है। 90 दिन के लिए ये यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। आप कितने दिन में अचीव कर पाएंगे ये वहां के मौसम पर निर्भर करता है, आप पर नहीं। हमें यहाँ मार्ग दिखते हैं, उन पर चलने के लिए लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ पंपलेट फोटो या ऐसे दिशा निर्देश मिल जाता है कि इतने किलोमीटर रह गया है, या इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है। बट वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पर्वत है जिसपे पहाड़ और उस पे बर्फ जमी है, काफी मोटी लेयर में जमी है। कहीं कहीं वो गिट्टियों में आ जाता है, यानी कि सूखे पहाड़ हैं, कोई वनस्पति वहाँ है नहीं, कोई जीव जंतु वहाँ सरवाइव नहीं कर पाता है। तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोगों को एक शेरपा लेना पड़ता है। जो माउंट एवरेस्ट कमेटी है नेपाल में, वो आपको मुहैया कराती है। और माउंट एवरेस्ट पर जाने से पहले आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जिस देश से आप आते हैं वहाँ के इंस्टीट्यूट से, उससे एक सर्टिफिकेट जारी होता है जो एवरेस्ट कमेटी को जाता है। वो फिर आपको परमिशन देती है। आप यहाँ से पूरा मेडिकल चेकअप करा कर ले जाएंगे, वहाँ फिर से आपका मेडिकल चेकअप आप काठमांडू में कराएंगे, और फिर वहाँ तीसरी बार आप वहाँ बेस कैंप में कराएंगे। फिर आपको अनुमति मिलती है ऊपर चढ़ने की। उस पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप अचीव कर ही लेंगे। मैंने बताया ना अभी आपको कि वो पहाड़ अपना मौसम खुद बनाता है। कब क्या होगा किसी को कोई इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। आपकी लक, कहते हैं ना, भगवान अगर कहीं है और किसी को देखना है, तो मैं एक बार उससे कहूंगा, जो लोग नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, एक बार जा गए देख लें कि लक क्या चीज है, भाग्य क्या है। भाग्य जैसी कोई चीज होती है या नहीं होती है, वो आपको माउंट एवरेस्ट पे जाकर के पता चल जाएगा। बॉडी आपके बगल में पड़ी है, बॉडी को आप देख रहे हैं, वो टैग करके एक बैग होता है, उसमें वो बंद करके डाल दी जाती है। उसके कान में टैग कर दिया जाता है पीली सी एक धातु सी से, और वो वहां पड़ी रहती है। जिस अवस्था में
उसकी डेथ हुई है, अगर हाथ ऊपर है पैर ऊपर है तो वो ऐसे ही पड़ा है, उसकी बॉडी पूरी अकड़ चुकी है, ब्लैक पड़ जाती है। वहीं सड़ती तो है नहीं क्योंकि बर्फ है, काफ़ी मोटी लेयर में बर्फ है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं ग्लेशियर है, तो वो सड़ती नहीं है, वहीं एजिट पड़ी हुई है। उसके बगल में कई बार कैंप लगाने पड़ते हैं और वहीं सोना पड़ता है। उस कैंप में सोना तो आसान है, बट आपकी बॉडी जो आपके बगल में पड़ी है, जितनी बार आपकी नजर उस पर पड़ती है या आपके ख्याल में वो बॉडी नजर आएगी, उतनी बार आपका हृदय आहत होता है, उतनी बार एक धक्का सा लगता है, डर सा लगता है, बार बार बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देता है, क्योंकि -60 तक टेम्परेचर चला जाता है। सोचिए जरा -60 तक, यहाँ अगर 8, 9, 10, 16 टेम्परेचर रहता है तो हम कांपने लगते हैं, जाड़ा बहुत है, ठंड बहुत है, भाई आगी वगैरह का, रजाई वगैरह का इंतजाम किया जाए, होता है कि नहीं? तो इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक स्थिति माउंट एवरेस्ट पर रहती है। बहुत से लोग वहाँ चलते हैं, वो कतई वापस नहीं आ पाते हैं। और फिर भारतवासियों के साथ एक दिक्कत ये है कि जब आप नेपाल में इस उद्देश्य के साथ जाते हैं तो नेपाल गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि उनको परमिशन मिल जाती है। विदेशी नागरिक आ रहा है, उनको परमिशन मिल रही है क्योंकि वो मोटी एक फीस देकर जाता है, और यहाँ इसका कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि एडवेंचर्स स्पोर्ट्स जो गेम हैं वो अपने भारत में बहुत कम लाइक किए जाते हैं, या ऐसा मैं कहूँ कि बहुत कम जगह लोग इससे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे मौत को अपने हाथों में लेकर के चलने वाला एक खेल है, और इसीलिए इससे अनभिज्ञ बहुत सारे लोग हैं। क्रिकेट के बारे में सभी लोग जानते हैं, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन इत्यादि खेलों के बारे में सभी लोगों को पता है, लेकिन ट्रैकिंग के बारे में बहुत कम लोगों को भारत में तो खासकर पता ही है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर आपको बढ़ना है तो ट्रेनिंग के साथ चलिए। अभी हमारे करीब उत्तराखंड में एक इंस्टीट्यूट है, मैंने जैसे आपको बताया, निम उत्तरकाशी एक जगह पड़ती है, वहाँ पर है। आप अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाना चाहता है तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके उसके सारे नियमों को, गाइडलाइन को फॉलो करें, उसके बाद वहाँ जाने के बारे में विचार करें। 4,37,000 किलोमीटर की सर यात्रा हुई है हम लोगों की। अभी उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों को मिलाकर के यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में 20 लोगों का हमारा ग्रुप है। 4 लोग आपके मध्य हैं, 16 लोग हमारे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। उद्देश्य सर ने आपको बता ही दिए हैं। यात्रा की शुरुआत हमारे सीनियर लीडर श्री अवध बिहारी लाल जी ने करी थी, जिनका नाम श्री अवध बिहारी लाल है, और वो लखीमपुर खीरी इसी उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट से आते हैं। हादसा उनके साथ हुआ, गांव का गांव पूरा बाढ़ में बह गया। जितने लोग भी बच पाए उसमें से एक वो भी थे, और वो तब बच पाए एक बरगद के पेड़ को पकड़ करके। 3 दिन उसी में सरवाइव करते रहे, पानी में। आप सोचिए, बिना खाने के, पीने के, पानी के उस जगह सरवाइव करके जब वो निकले, उन्होंने उसी दिन से कसम खा ली कि आज के बाद ऐसी स्थिति में अपने भारतवर्ष के किसी भी हिस्से में नहीं आने दूंगा, किसी भी हिस्से में नहीं। और वही विचारधारा आज उन्होंने हमारे अंदर डाल दी। 1995 में जब हम लोग इस टीम से जुड़े थे, जब हम लोग पहली बार लखनऊ टू कन्याकुमारी की तरफ बढ़े थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, इतनी जानकारियां नहीं थी, ऐसे ही आप लोगों की तरह स्कूल में पढ़ रहे थे। सर हमारे आए, समझाया, प्रभावित हुए, उनसे हम लोग जुड़े और उनके साथ चलने का एक निश्चय हम लोगों ने किया, क्योंकि शौक एक चीज होती है जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, वो बहुत बड़ी महान होती है। तो राष्ट्र की भावना हमारे अंदर प्रबल थी, इच्छा शक्ति थी कि हम एक प्लेटफॉर्म को तलाश रहे थे कि हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और हम भी अपनी शुरुआत ऐसे कर पाए। 11 देशों में जाने का सुअवसर मिला। वहां पर हम लोगों ने सिर्फ 2 ही मोटों पर काम किया, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के और विश्व शांति को लेकर के, जो बहुत सेंसिटिव मुद्दे पूरे विश्व में बने रहते हैं। आज
अपने भारतवर्ष में अगर हम अभी बात करें तो ऐसी स्थिति नहीं आई है, परंतु वो स्थितियां आगमन के लिए हम अपने आप इनवाइट कर रहे हैं। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। बहुत सारे लोग कहते हैं इंडस्ट्री है, मैं कहता हूं नहीं है, मैं कहता हूं नहीं है, क्योंकि उन्नति के लिए औद्योगिकरण का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। यदि आपको उन्नति चाहिए अपनी अपने परिवार की, तो हमें रोजगार भी चाहिए। रोजगार हमें तब मिलेंगे जब हमारे पास इंडस्ट्री होगी, औद्योगिकरण हमारा और होगा, बढ़ेगा। हम सरकारी नौकरी सब लोग नहीं पा सकते, सरकारी नौकर नहीं बन सकते, ये भाग्य है। कुछ लोगों का लक है कि वो पा जाते हैं, और इसी को अपना एक ध्येय बना करके रख लेना ये भी अच्छी बात नहीं है। आपके पास ज्ञान है, सबसे बड़ा हथियार, आप ज्ञानी हैं। यहाँ से निकल करके अगर आप ये सोचें कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, बाकी नौकरी नहीं करनी है हमको, हम रोजगार करेंगे तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तभी हम रोजगार करेंगे ना कुछ नहीं करेंगे, तो ये भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने दिलों में हमेशा संजोए रखिए, और ऐसा करके जाइए कि आपके साथ साथ आपके पुस्तों का नाम वहां पर आना चाहिए। ऐसे अपने आप को सशक्त कीजिए, इतना मजबूत बनाइए कि आपका परिवार के जो पुरखे हैं ना, उनको दोबारा याद किया जाए। तो क्या करना है, कैसे करना है, ये आप पर मैं सोचता हूँ। जैसे मैंने अपने आप डिसीजन लिया था, ये मेरे माता पिता का डिसीजन नहीं था, ये हमारा खुद पर्सनल, सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका पर्सनल डिसीजन रहा है कि हमें कुछ करना है। सामना तो देखिए करना ही पड़ता है हर एक चीज का। मौत को लाखों करोड़ों बार हम लोगों ने अपने करीब में देखा है, अभी भी आ रहे थे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं बजाई सब बताई जा सकती हैं। मकसद इस पूरी यात्रा का मात्र एक ही है कि हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने भारतवासियों को, अपने राष्ट्र के सभी होनहारों को ये सिखा पाए कि आने वाला युग आपका है। ये जो आपके कंधे दिख रहे हैं ना साइलेंट, शांति बहुत अच्छी चीज होती है तो शांति से अगर आप चीज कुछ चलेंगे तो आप अपने आप कुछ अचीव करके जाएंगे, कुछ पाकर जाएंगे। उसको सुने, बहुत काम की चीजें हैं, आपके दिनचर्या से ये हट करके है, इसलिए इसको सुने। तो जब आपको कुछ हासिल करना होता है तो आपके मध्य शासन प्रशासन ये कार्यक्रम आयोजित कराता है समय समय पर। बहुत कम रियल चांस होते हैं, अगर हम चाहते तो कभी भी गवर्नमेंट स्कूल को समय ना देते। हमारे जैसे जितने भी पर्वतारोही हैं, कभी भी आपको आपके मध्य तो छोड़ दीजिए, भारत में कहीं नहीं दिखाई देंगे, और जहां वो दिखाई देते हैं वो प्राइवेटीकरण, निजीकरण होता है, वहां वो फीस लेकर के जाते हैं। क्योंकि हमारे भाई हैं, हम जानते हैं उनके बारे में, 5 से 7 लाख रुपए फीस लेते हैं आने के लिए, बोलने के लिए। हम यहाँ के निवासी हैं, आपको हम अपना नहीं समझते हैं, अपना सगा समझते हैं, परिवार का हिस्सा है हमारे आप। इसलिए जितनी देर आप हमें दे रहे हैं, ये मैं जानता हूं कि आपका अमूल्य समय है, ये दोबारा हमें आप नहीं दे पाएंगे और हम आपका समय नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो भी आपको बातें बताई जा रही हैं सानिध्यता के साथ सुने, ये आपके काम आने वाली हैं और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये मैं आपको इसलिए बार बार इंगित कर रहा हूँ कि जो हमने पैदल चला वो आपको न चलना पड़े, जो माउंट एवरेस्ट हमने चला वो आपको न चढ़ना पड़े, जो हमने अपने माध्यम से कार्य किए हैं वो आपको नहीं करने पड़े, ये सब आपने किए हैं। जो अचीवमेंट मेरे पास है, हमारी टीम के पास है, वो सब आपके हैं, सब आपने पाए हैं, क्योंकि आपके बिना आशीर्वाद, बिना सपोर्ट के हम कभी कुछ नहीं कर पाते, न जा पाते, है कि नहीं। मुजफ्फरनगर में बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोगों ने देखी हैं जो यहाँ नहीं होनी चाहिए, और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट उससे बदनाम हो रहा है। कल हम लोग शुक्रताल की तरफ गए थे, सिंगल रोड है, एक रोड ऐसी सिंगल कही जाती है जो कम चौड़ी होती है, उसको सिंगल रोड बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन जारी है, रोडे का निर्माण अभी लगातार उस पर चल रहा है, काम चल रहा है। उस रोड पर 70 से लेकर के 100 की स्पीड से बाइक चलाने वालों की संख्या अधिक मिली।
4 पहिया जितने भी वाहन थे उसकी भी गति इतनी ही मिली। कारण सोचिए आप, मतलब हमारे अंदर इतनी ज्यादा दबंगई किस बात की है, वर्चस्व हम क्या कायम करके करना चाहते हैं कि एक बार हमने गाड़ी के कान ऐंठ दिए। अगर हम आपके कान ऐंठते तो दर्द होगा ना, चिल्लाएंगे भी, हम रोएंगे भी, क्योंकि हमारे दर्द हो रहा है। और उसी दर्द के कारण हम प्रतिक्रिया भी तुरंत देंगे, चाहे वो सामने वाला कोई भी हो, कि भाई अब छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे सोचिए, जब हम गाड़ी के कान ऐंठते हैं तो वो ओवर स्पीड हो जाती है, ओवर स्मार्टनेस को दर्शाती कि नहीं दर्शाती? तो जब आप कान ऐंठते हैं तो अनियंत्रित भी वाहन हो जाता है। वाहन अपनी जो गति से चल रहा है वो भी कहीं डगमगा सकता है। और इतनी गति होने के बाद भी वो बंदा मतलब गाड़ी की स्पीड तो कम करने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि जो भी उसके रास्ते में आता है उसको यूं नागिन की तरह कट मारते चला जा रहा है। जैसे वो देखा ना, ऐसे 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 करके लहराता हुआ, मतलब उसकी कम स्पीड नहीं करना है, थोड़ा रुकना नहीं है। जिधर से भी चाहे साइड मिली, चाहे रॉन्ग हो चाहे राइट हो, वो अपना आगे निकलना है, बस तो निकलना है। कोई उसके बगल से निकल गया तो उसको इस बात की चिंता ज्यादा सता गई कि हमारे बगल से क्यों निकल गया आगे। वो उतनी और तेज गाड़ी चलाता है कि उसको ओवरटेक करता है। ये हमारी ओवर स्मार्टनेस को दर्शाता है, और यही हमें मौत के मुंह और मौत के काल में डाल देता है। जितने भी वाहन मालिक हैं, वाहन के ऑनर हैं, आप सोचिए जरा, जब हम लोग तो देखिए ट्रेकिंग करते रहते हैं, पहाड़ों पर हम लोग चढ़ते रहते हैं, तो हम ग्लेशियर को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं उसमें क्या हो रहा है। वहाँ जो प्रतिक्रिया होती है उसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। समझते हैं ना आप लोग? एक सब्जेक्ट आप लोगों को भी पढ़ाया जाता होगा, हैं? और उससे एक देश नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है, और हमारा भारत भी उसी में शामिल है। प्लांट तो हम लगाना पसंद ही नहीं करते हैं, बल्कि इसको काट करके अपने उपयोग में कैसे लिया जाए इस पे विचार करते रहते हैं। उसके लिए भूमाफिया भी बैठा है, और भी बहुत सारे लोग हैं। कारण तो 50 बता दिए जाएंगे, हित इसका एक भी नहीं बताया जाता है दोस्तों, हैं? तो समझने की प्रयास कोशिश कीजिए। हम अगर कोई भी कार्य घर से करने के लिए निकले हैं तो पहले तो हम अपने सिर का ताज, यानी कि जो हमारा हेलमेट है वो हमारे सिर पे होना चाहिए, वो आपका सिर का ताज है। जितने भी घरों में गाड़ियां हैं, मैं यहाँ आज जितने लोग अब बैठे हैं, मुझे पूरा मुजफ्फरनगर नजर आ रहा है। मैं सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप घर जाइएगा, जिन जिन लोगों के पास घर में गाड़ियां हैं, सबसे कहिएगा कि विदाउट हेलमेट तो सड़क पर चलना ही नहीं है, ठीक? जो हमारे युवा साथी हैं उनसे भी हमारा निवेदन यही रहेगा कि 1 घंटे घर से पहले निकलें, लेकिन सड़क पर तेज वाहन न चलाएं, बिल्कुल ना चलाएं। आपको पता है दोस्तों, अभी कोरोना गया है ना, कितनी मौतें हुई होंगी, नहीं पता। उससे कहीं जाना, कहीं चलना पूरा ज्यादा 2023 में हो रही है सिर्फ एक्सीडेंट से, सड़क पर पड़ना। गाड़ियों के बारे में आपको नहीं पता होगा शायद, 4 करोड़ गाड़ियां सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में मंडरा रही हैं। कितना ज्यादा उन वाहनों से प्रदूषण निकलता है, वो जाएगा कहाँ? हमारी ओजोन परत पे जाएगा, और वो उसको हवा के माध्यम से सीधे ऐसे ऊंचे स्थानों पर पहुंचा देगी जो हमारे ग्लेशियर हैं, हमारे की श्रृंखलाएं हैं। वहाँ हमारे हिमालय अगर गलेगा उससे, तो वो बाढ़ के रूप में हमें ही नुकसान पहुंचाएगा, गर्मी के रूप में हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। हमारी फसलें नष्ट हो रही होती जाएंगी, है ना? हमारा जनजीवन प्रभावित होगा, हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा, हमारा पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा उससे। सोचिए आप, पूरा का पूरी जो बॉडी है ना, वो प्रकृति के अनुकूल चल रही है,
इसमें सबसे बड़ा सहयोग है माँ प्रकृति का, और उसका तालमेल हम नहीं बिठा पा रहे हैं, कारण हमारी खुद की गतिविधियाँ जो हम अपने घरों से करते आ रहे हैं, इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आप पर छोड़ता हूँ कि आप अपने बुद्धि विवेक के स्तर से जिला मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, प्लान बनाइए जैसे हमने बनाया, उस पर स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए जैसे हमने किया, उस पर चलना प्रारंभ कीजिए जैसे हमने माउंट एवरेस्ट अचीव किया। 4,37,000 किलोमीटर की यात्रा हमने कंप्लीट करी, विश्व के 11 देशों तक गए, अपने कदम हमने उस धरती पर रखे। आज आप यहाँ से शुरुआत करेंगे जिला मुजफ्फरनगर को हरा भरा सुंदर और यातायात नियमों से परिपूर्ण परिपक्व करके आपको दिखाना है। जितना भी आपको सहयोग चाहिए हमारा प्रशासन आपको देगा, जितना भी आपको इसके बारे में जानकारी दीजिए चाहिए हमारे समस्त गुरुजन आपको मुहैया कराएंगे, प्रिंसिपल साहब मुहैया कराएंगे। जो भी चीज की आवश्यकता आपको पड़ती है आप सब लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारा YouTube चैनल है, Facebook ID है, कोई भी जानकारी आपको देनी है समाज में जो आपने सोचा है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के अवश्य दीजिए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा कर जाऊंगा, अपना मोबाइल नंबर देकर जाऊंगा। कुछ भी जानकारी किसी भी देश के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में चाहिए जो समाज के हित में है, मानव के उत्थान में है और भारत के उत्थान में है, भारत को प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए है, वो हम आपको मुहैया कराएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन लगिए इस उत्तर प्रदेश को निराला प्रदेश बनाइए और भारत में सबसे ऊपर लेकर आइए, ये जिम्मेदारी आपकी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चले गए। स्वागत करें। ताली बजाने
BIS सर, युवा प्रवर्तक लोही टीम के सभी सदस्य, RI साहब, भाई प्रमोद जी, भाई अनिल जी और मेरे सभी अध्यापक सहयोगी, प्यारे बच्चों, मैं अपनी ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में युवा प्रवक्ता लोही साहसिक टीम आज हमें प्रेरित करने के लिए उपस्थित हुई है, हमें जागरूक करने के लिए। ये जो इनका साहसिक कार्य है ये बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो इतना पुनीत कार्य समाज के अंदर बिरले ही करते हैं, जिसमें हमारी ये युवा टीम है, इन्होंने जो निर्णय लिया है इसमें शांति का संदेश देने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए, बिजली की बचत करने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए, ये एक बहुत ही बड़ी कार्य है। इसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। आपने समाज में, पूरे विश्व में मानवता का जो संदेश देने का निर्णय लिया है, इसके लिए आप सभी को पूरे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी DIS सर ने बताया लहरों से चलकर कभी नौका पार नहीं होती। मैं DIS सर को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ये कभी लहरों से चलते नहीं थे। उसका एक उदाहरण है, हमारे इस साल 3 बच्चे जनपद के टॉप 10 शूटिंग आए हैं। एक बच्चे ने 5वां स्थान प्राप्त किया है, एक ने 8वां स्थान प्राप्त किया है, एक ने 3रा स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए हमारे सभी अध्यापक भाई बहने, उनका प्रयास है और बच्चों की मेहनत है। हमारे बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं, हर कार्य बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम 22 तारीख में हमारे बच्चों ने पेड़ भी लगाए और संकल्प किया कि हम इन वृक्षों को लगा तो रहे हैं लेकिन हम इनकी देखभाल भी करेंगे। एक बच्चे ने एक पेड़ को गोद लिया है और उसकी सुरक्षा करने का, उसको हरा भरा रखने का संकल्प लिया है। हमारे सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो युवा ये टीम है पर्वतारोही, आपकी यात्रा सफल रहे, सुखद रहे। और मैं आप सभी के मंगल कामना करता हूं, आपकी ये यात्रा सफल रहे। हम सभी का जो भी सहयोग होगा उसमें हमारे बच्चे पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बच्चों को जो आपने प्रेरणादायक संदेश दिया है, बच्चे हमारे प्रेरित होंगे, उससे लाभान्वित होंगे। हमारे बच्चे उस पर चलकर अमल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, आपको शुभकामनाएं, बधाई।